वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जुमंजी वेलकम टू द जंगल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली कहानी खत्म हुई थी, यानी कि समंदर के किनारे, जहां पर एक आदमी को जुमांजी बोर्ड मिलता है। और ये बात होता है सन 1996। वो आदमी जुमांजी गेम को उठाकर अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उस गेम को अपने बेटे को दे देता है। लेकिन उसे वीडियो गेम ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो लड़का इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। रात को जब वह सो रहा होता है तभी उसे जुमांजी गेम बोर्ड से कुछ आवाज आती है, और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर वीडियो गेम का कार्टेज होता है, जिसका मतलब होता है कि इस गेम ने अपने खेलने के नेचर को बदल दिया होता है, क्योंकि यह एक जादुई गेम है। और अब वो लड़का उस कार्टेज को अपनी वीडियो गेम में लगाता है, जिसके बाद उसके कमरे में रोशनी हो जाती है और वो लड़का अपने कमरे से गायब हो जाता है। इस घटना के 21 साल बीत जाने के बाद हमें स्पेंसर नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक भी होता है। इसीलिए उसका एक क्लासमेट हमेशा उससे अपना होमवर्क करवाता है। यह साल होता है सन 2017। स्पेंसर का दोस्त उसे फ्री हाउस में बुलाता है। ये फ्रीक हाउस उसी लड़के का होता है जो आज से 21 साल पहले वीडियो गेम के अंदर कार्टेज डालने के बाद गायब हो गया था। उस लड़के का नाम था एलेक्स। एलेक्स के गायब होने के बाद उसके पिता का बिहेवियर बहुत अलग हो गया था, इसलिए सबने इस घर को फ्री हाउस का नाम दे दिया, जहां अब कोई भी नहीं रहता। अब यही एक स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पर बेथनी और मार्था नाम की दो स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों को पनिशमेंट के लिए एक दूसरे रूम में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर स्पेंसर को और उस लड़के को जो जबरदस्ती स्पेंसर से अपना होमवर्क करवाता है, जिसका नाम फ्रेज है, इन दोनों को भी पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है। इन चारों को पुरानी मैगजीन से पिंस निकलने हैं। अब इन्हें यहीं पर वो गेम मिलती है जिस गेम के अंदर आज से कई साल पहले एलेक्स ने कार्टेज डाला था और खुद वो गेम के अंदर चला गया था। ये दरअसल एलेक्स के पिता ने स्कूल को डोनेट कर दी थी, और अब ये चारों अपना अपना प्लेयर सिलेक्ट करके इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। और ये जुमांजी गेम है। ये चारों के चारों जैसे ही गेम को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके गेम के अंदर चले जाते हैं। इन चारों ने जिस जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया था, गेम के अंदर इनका रूप और उनकी पावर उसी प्लेयर के हिसाब से बन जाती है। स्पेंसर ने जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया था उसका नाम है ब्रेवस्टोन, यानी कि स्पेंसर ब्रेवस्टोन बन चुका है, जो कि कॉन्फिडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर है। साथ ही यहाँ पर फ्रेज ने जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया था उसका नाम होता है मूस, जो कि एक जूलॉजिस्ट और वेपन कैरियर है। साथ ही मार्था, इसने रूबी राउंड हाउस को चूज किया था। वो इस गेम में इस दुनिया में एक कमांडो है। और उसके साथ ही बेथनी, जो कि शैली के अवतार में इस गेम के अंदर आती है, जो कि मेल है और यह एक साइंटिफिक फील्ड का एक्सपर्ट है। इन सबके हाथों में 3-3 लाइन के टैटू होते हैं, जो कि इनकी लाइफ लाइन है, यानी कि इन्हें 3-3 चांस मिलेंगे। शैली नदी के किनारे जाता है, जहां पर हिप्पोपोटेमस उसे निगल जाता है, यानी कि वो मारा गया, लेकिन उसके पास 3 लाइफ लाइन है, इसलिए वो ऊपर से दोबारा आ जाता है। हिप्पोपोटेमस अब भी इनका पीछा कर रहा होता है। सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी जंगल में एक गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी होता है। वहीं सबको हिप्पोपोटेमस से बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो गेम के अंदर इनका गाइड है। वो इन्हें गेम के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। साथ ही इन्हें इस राउंड से दूसरे राउंड में ले जाता है। साथ ही इन्हें बताता है कि इस जंगल का नाम जुमांजी है, और अगर इन्हें सब कुछ ठीक करना है और यहाँ से निकलना है तो इन्हें इस गेम को खत्म करना होगा। यहाँ पर एक आर्कोलॉजिस्ट है जिनका नाम वैन है। वैन कई साल पहले अपने पार्टनर, जिसका नाम ब्रेवस्टोन है, उसके साथ यहाँ पर एक खास किस्म का हीरा ढूंढने के लिए आया था, जो इन्हें एक बहुत बड़ी जैगुआर की पत्थर की मूर्ति की आंख के रूप में मिला। ये जैगुआर की मूर्ति इस जंगल की, इस पूरी जगह की रक्षा करती है, लेकिन वैन ने उसकी आंखों को निकल दिया, जिसके बाद ये जंगल श्रापित हो गया और जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब के सब उसके अधीन हो गए, यानी कि वो उन सब को कंट्रोल करता है। गाइड इन चारों को बताता है कि एक दिन जब वो सो रहा था तो मुझे मौका मिल गया, मैंने हीरे को चुरा लिया और अब वो हीरा मेरे पास है। इसके बाद वो हीरा इनको दे देता है और कहता है कि तुम्हें इस हीरे को जैगुआर की आंख में लगाना होगा, तभी ये गेम खत्म होगी। हीरा लगाने के बाद तुम्हें बोलना होगा जुमांजी। दरअसल जैगुआर की आंख लगाने के लिए इन सबको एक एक करके सभी राउंड को पार करना होगा, तभी यह जैगुआर की आंख लगा सकते हैं। गाइड इन्हें एक नक्शा देता है और कहता है कि इसका एक हिस्सा और है
जो तुम्हें इस राउंड में मिलेगा, और जब तक तुम्हें वो हिस्सा नहीं मिलता तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस राउंड को पार नहीं कर पाओगे। गाइड यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर वैन के बहुत सारे लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में रूबी मारी जाती है, लेकिन उसके पास 3 लाइफलाइन है, इसलिए वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखते हैं कि रूबी के हाथ में जो 3 लाइन्स थीं, उनमें से एक लाइन मिट चुकी है। शैली की भी एक लाइन मिट चुकी होती है। ये समझ जाते हैं कि इनके पास 3 मौके हैं। अगर इन्होंने 3 मौके खो दिए तो ये इस गेम में मारे जाएंगे। अब सब के सब झरने से कूदकर वैन के लोगों से बच जाते हैं। रास्ते में स्पेंसर, जो कि ब्रेव स्टोन है, साथ ही फ्रेज, जो कि मूस है, इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। और यहाँ पर फ्रेज यानी कि मूस ब्रेव स्टोन यानी कि स्पेंसर को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अगले पाल वो ऊपर से दोबारा आ जाता है, यानी कि उसकी भी एक लाइफलाइन अब खत्म हो चुकी है। यह सब फैसला करते हैं कि आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर इस गेम को खत्म करना है। यह सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक गांव में जाते हैं जहां पर मूस केक खा लेता है। जो उसे नहीं खाना चाहिए था वो उसकी कमजोरी है। केक खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी भी एक लाइफलाइन खत्म हो जाती है। अभी इनके पास एक बच्चा आता है और कहता है वेलकम टू जुमांजी, और इन सबको अपने साथ ले जाता है जहां पर एक लकड़ी का बॉक्स है। वो कहता है कि अगर तुमने आंखें झपकाई तो तुम मारे जाओगे। ये एक तरह की पहेली है जिसे इन्हें सुलझाना होगा। ब्रेव स्टोन उस बॉक्स के पास जाता है, उसके ढक्कन को खोलता है, अंदर से ब्लैक मांबा निकलता है जो कि बहुत ही जहरीला सांप है। मूस कहता है कि अगर इसने तुम्हें काट लिया तो 1 सेकंड में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके अंदर शायद वो नक्शे का दूसरा हिस्सा है जो हमें चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें इससे नजर मिलानी होगी। और सांप इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मूस उसके दांत निकाल देता है, क्योंकि अगर वो किसी और को काटेगा भी तो किसी को जहर नहीं फैलेगा। और अब उसी बॉक्स के अंदर देखते हैं जिसमें कागज होता है। उस कागज को खोलने के बाद उसके अंदर हाथी की छोटी सी मूर्ति होती है। कागज में लिखा होता है कि जैसी तुम हाथी को देखो तो लड़ाई करना शुरू कर देना। ये समझ जाते हैं कि नक्शे का दूसरा हिस्सा ये नहीं है, इन्हें अभी भी उसे तलाश करना होगा। अब ये बाहर आते हैं तो वैन के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वैन भी यहाँ पर आ जाता है, पर इससे पहले कि इन सबको पकड़कर यहाँ से ले जाया जाता, यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन सबको निकाल कर ले जाता है। जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है, जो आज से 21 साल पहले इस गेम के अंदर सबसे पहले आया था। उसकी 2 लाइफलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ 1 लाइफलाइन है। अगर वो मारा गया तो सच में मारा जाएगा। चारों को यह भी पता चलता है कि नक्शे का जो दूसरा हिस्सा था वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एलेक्स था, जो कि अब इन्हें मिल चुका है। ये एलेक्स को विश्वास दिलाते हैं कि सब उसे मिलकर बचाएंगे और इस गेम को खत्म करेंगे ताकि सब के सब अपने घर वापस पहुंच जाएं। लेकिन इस घाटी को पार करने के लिए इन्हें एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी जहां पर होती है वहां पर बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। इन्हें सबसे पहले उनका ध्यान भटकाकर गाड़ी को हासिल करना होगा। अब इनके साथ जो रूबी होती है वो गार्ड्स का ध्यान भड़काने के लिए जाती है और पीछे से सब के सब उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गाड़ियां हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है। ये इस जगह से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर चूज करते हैं। रूबी भी अपनी डांसिंग स्किल के साथ साथ फाइटिंग स्किल को भी यूज करके उन गार्ड्स पर हमला करके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। और जब सब के सब हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वैन के कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक घाटी खाई में गिर जाता है। वहां पर बहुत सारे गैंडे होते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं, जो जल्दी इनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। एक गैंडा अपने सिंह से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड होता है वो अपनी जगह से हट जाता है। अब ये चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकते। ब्रेव स्टोन को जब ये पता चलता है तो ऊपर जाकर उस ब्लेड को फिक्स करता है, जिसके बाद इनका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। मूस से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। उसकी बैग में जो हीरा है, जो कि जैगुआर की आंख है, वो घाटी में गिर जाता है। यानी कि इन्हें वापस जाकर उस हीरे को हासिल करना होगा। ये घाटी के ऊपर हेलीकॉप्टर को उसी जगह लेकर आते हैं जहां पर हीरा होता है, लेकिन नीचे अब भी खतरनाक जानवर है, इसीलिए कोई नीचे नहीं जाना चाहता। ब्रेव स्टोन मूस को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, जिसके बाद जानवर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ब्रेव स्टोन को मौका मिल जाता है और वो नीचे जाकर हीरा उठाकर ऊपर ले आता है और मूस को गेंडा मार देते हैं, जिससे उसकी एक और लाइफलाइन खत्म हो जाती है। यानी कि उसके पास बस एक ही लाइफलाइन बची है। अभी सब के सब घाटी पार करके ऊपर आ जाते हैं जहां पर एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है। ये उसकी एक वीकनेस है, जैसे कि मूस की केक थी
जिसे खाकर उसकी मृत्यु यानी कि एक लाइफलाइन खत्म हो गई थी। इसलिए अब यहाँ पर एलेक्स भी मर रहा होता है। शैली, जिसके पास अब भी 2 लाइफलाइन है, वह अपनी एक लाइफलाइन एलेक्स को दे देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर जो ब्रेव स्टोन है वो मार्था को प्रपोज करता है। वो बताता है कि जब हम 7 स्टैंडर्ड में थे तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर मार्था भी उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि वह असली दुनिया में एक बहुत ही डरपोक लड़का था लेकिन इंटेलिजेंट था। पर यहाँ पर वो इंटेलिजेंट भी है और एक बहुत बहादुर इंसान भी। इसलिए मार्था उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी सबके सब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, जहां पर यह जैगुआर की बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं जिस तक इन्हें पहुंचना है, और उसी जैगुआर की मूर्ति की रक्षा असली के जैगुआर कर रहे हैं। ब्रेव स्टोन तय करता है कि वो पेड़ों के ऊपर से जाएगा, पर वो गलती से पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जैगुआर उसे मार देते हैं। उसकी भी एक लाइफलाइन खत्म हो जाती है, यानी कि अब उसके पास भी एक ही लाइफलाइन है। इसलिए ये तय करते हैं कि ये अलग अलग रास्ते से जैगुआर की मूर्ति तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मूस और शैली अलग रास्ते से दोनों एक साथ जाते हैं। रूबी यहाँ पर वैन के लोगों से फाइट कर रही होती है, क्योंकि वो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच गए होते हैं, और ब्रेव स्टोन जो कि सीधे रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। एलेक्स यहाँ पर जैगुआर का ध्यान भटका रहा होता है ताकि वो किसी के ऊपर हमला ना करें। अब यहाँ पर वैन भी आ चुका है जो शैली को पकड़ लेता है, लेकिन मूस को यहाँ पर एक हाथी दिखता है जिसके ऊपर बैठकर वो मूर्ति तक पहुंच जाता है। ब्रेव स्टोन देखता है कि वैन के एक आदमी ने रूबी को पकड़ लिया। वो उसकी जान बचाता है और वैन के आदमी की बाइक लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर मूर्ति है। ब्रेव स्टोन देखता है कि वैन ने शैली को गन पॉइंट पर ले रखा है, और वो ब्रेव स्टोन से कहता है कि अगर तुमने मुझे हीरा यानी कि आंख नहीं दी तो मैं शैली को गोली मार दूंगा। ब्रेव स्टोन कहता है कि मेरे पास वो हीरा नहीं है, और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथी आता है जिसके ऊपर मूस बैठा होता है। हाथी सभी जैगुआर को कुचलता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और हाथी के ज्यादा हिलने ढूंढने की वजह से मूस के हाथ से हीरा छटक कर ऊपर गिर जाता है। साथ ही यहाँ पर वैन की गन बिगड़ जाती है। ब्रेव स्टोन को लाइन याद आती है जो हाथी वाली मूर्ति के साथ कागज में लिखी हुई थी कि जब भी हाथी को देखो तो ऊपर की तरफ जाओ। और अब ब्रेव स्टोन ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर उसे जैगुआर की आंख को लगाना है, यानी कि हीरे को फिक्स करना है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर अपनी बाइक से उस जगह पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैली को दिखाया जाता है जो अब जैगुआर की आंख तक यानी कि हीरे तक पहुंच जाती है, लेकिन वैन वहां पर आकर अपनी शक्तियों से उसके चारों तरफ सांपों को इकट्ठा कर देता है। सांप उसकी कमजोरी है, यानी कि वो सांप से मर सकती है, लेकिन अब भी इसके पास 2 लाइफ होती है। इसलिए शैली उस जगह पहुंचकर हीरे को उठा लेती है। सांप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु के बाद उसे एक और लाइफ मिलती है, जिसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर ब्रेव स्टोन है। वो ऊपर से नीचे गिरते हुए ब्रेव स्टोन के हाथ में जैगुआर की आंख दे देती है। ब्रेव स्टोन उस आंख को जैगुआर की आंख की जगह पर लगा देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता, और तभी सबको याद आता है कि आंख लगाने के बाद इन सबको जुमांजी कहना है, तभी गेम खत्म होगी। अभी सब के सब एक साथ मिलकर जुमांजी कहते हैं। जुमांजी कहते ही यहाँ पर जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है, साथ ही वैन भी यहाँ से गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर वो गाइड आता है जिसने इन्हें जैगुआर की आंख यानी कि हीरा दिया था। वो इन सब का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने हमारे जंगल को यानी कि जुमांजी को श्राप मुक्त कर दिया। वो पहले की तरह हरा भरा हो गया। वो एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है, और जैसे वो हाथ मिलता है सब के सब वही वापस आ जाते हैं जहां से इन्होंने गेम शुरू की थी। लेकिन ये चारों ये देखकर हैरान होते हैं कि एलेक्स इनके साथ यहाँ पर नहीं आया। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, और रास्ते में जब ये एलेक्स के घर के आगे से गुजरते हैं, जिसे फ्री हाउस कहा जाता था, जो पूरी तरह से खंडर था, अब वो एक खूबसूरत घर होता है। और तभी एलेक्स अंदर से निकलता हुआ बताता है कि जुमांजी गेम ने मुझे वापस मेरे वक्त में भेज दिया था, यानी कि 1996 में, जब मैंने उसे गेम को खेला था और उस गेम की दुनिया में चला गया था। उसके बाद मैंने शादी की, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी। आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मैंने अपनी बेटी का नाम सैली यानी कि बेथनी रखा है, क्योंकि बेथनी ने ही मुझे अपनी पावर, अपनी लाइफ देकर जिंदा किया था। ये चारों के चारों जो पहले कभी अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते थे, अभी सब के सब अच्छे दोस्त हैं। स्पेंसर, जिसका गेम में नाम ब्रेव स्टोन था, उसका मार्था से यानी कि रूबी से अब रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब ये उस गेम को भी तोड़ देते हैं जिसकी वजह से ये जुमांजी जंगल में पहुंच गए थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डेसी डब्ड।